हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देने के लिए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की बुकलेट में अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे हैं, कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं पहले। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो रेगुलरली? स्पेशली केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर्स हो गए हैं उनका एनसीईआरटी का रीडिंग आप लोगों ने करा है? बायो एंड इनऑर्गेनिक। बायो एंड इनऑर्गेनिक, हाँ, मतलब एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इनऑर्गेनिक का तो हाँ, डेफिनेटली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड मॉर्निंग अंजलि। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक रहता है फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसी से डायरेक्टली उठा उठा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। हम लोग आज का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग आज एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इसके बुकलेट के लिए मैं आशीष को बोल दूंगा, तो वो आप लोगों को अरेंज करके दे देंगे। ऑलराइट, कितने बच्चे आ गए हैं? ठीक है, आई थिंक इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, आज हम लोग एक नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा आप नाम से देख रहे हो, इसमें आपने इसके जैसे थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर पहले करा था। तो थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर क्या था कि
थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन था ऑन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस देखेंगे ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स का काफी रोल रहेगा। ठीक है, बिकॉज बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए इसमें थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं आपको इसमें जब हम अप्रोप्रिएट टाइम पे आगे आएंगे तब ये सारी चीज़ें भी कवर करके दूंगा। अभी एक बार स्टार्टिंग में इसका आउटलाइन समझ लेते हैं कि ये चैप्टर के साथ में हम वर्क कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे। तो लेट मी फर्स्ट talk about the importance of this chapter. ठीक है, again this chapter is quite important. इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है हर साल। ठीक है, आई वुड से इनफैक्ट चलो इसको वेटेज वाइज अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देता हूँ। ठीक है, इट हैज गॉट अ गुड वेटेज। इतना ऐसा नहीं है जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हो गया ना, केमिकल बॉन्डिंग का तो हाई वेटेज हो गया, इसका मैं ऐसे मीडियम वेटेज बोलना चाहूंगा। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज अच्छा है। अच्छा, रियल लाइफ में एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रियल लाइफ में एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड। इनफैक्ट एज एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कभी ऐसे लेमन बैटरी बनाई है क्या, साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हुए? लेमन या फिर ऐसे पोटैटो बैटरी? यस सर। सो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को एक जलगांव का स्टूडेंट था, उसने लिंक भेजा था, उसने खुद ने यूट्यूब पे अपना ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें उसने ऐसे खुद से ही मतलब तार इकट्ठा करे और मेटल की प्लेट्स इकट्ठा करी और पानी में नमक का सॉल्यूशन बनाया एंड उससे फिर उसने एक सेटअप बनाया, बैटरी बना दी जिससे वो फिर अपना फोन चार्ज कर पा रहा था। तो अभी कैसा है, जो मैंने एग्जांपल लिया ये बहुत ही ऐसे एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ एक केमिकल फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ केमिकल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इसका एप्लीकेशन मतलब बहुत ज़्यादा है। आपके फ़ोन की बैटरीज, आपके लैपटॉप की बैटरीज, लाइक जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप रन करते हैं बैटरीज पे, वो बैटरीज इसी चैप्टर के बेसिक्स पर, फंडामेंटल्स पे वर्क करती है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी वाइडली यूज्ड चैप्टर। इसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, सो इसका वाइड इंडस्ट्री में भी यू कैन से काफ़ी जगह यूज़ होता है एंड इस पे रिसर्च भी अभी होता रहता है। ठीक है, रिसर्च में जैसे आप लोगों ने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, राइट? टेस्ला कंपनी क्या करना चाह रही है, सोलर एनर्जी को यूज करके दे आर ट्राइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट बैटरीज। तो उसमें भी ऐसा होता है कि जो सोलर एनर्जी आती है, ठीक है, उससे वो कुछ रिएक्शन ही करा रहे होते हैं और उस रिएक्शन की मदद से देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करा जाता है। तो
इट इज क्वाइट रिसर्च्ड ऑल्सो। मतलब आज के ज़माने में अगर आप लोग इस फील्ड में रिसर्च भी करना चाहते हो तो भी बहुत स्कोप है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम एज वेल एज फ्यूचर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जर्वेशन, मेन इसका थीम देखना, इसका थीम कैसा रहेगा। दिस चैप्टर डील्स विद interconversion between available energy of a cell या chemical reaction बोल लो, a chemical reaction and electrical work। तो कैसा होगा, मान लो आपका फोन जब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से करंट आ रहा है और आपका फोन चल पा रहा है। ठीक है, जब आप चार्जिंग करते हो फोन की, तो आप क्या करते हो, आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हो, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर यूज करते हो और उससे फिर केमिकल रिएक्शन कराने की कोशिश करते हो जब आप चार्ज कर रहे हो। तो हम लोग दोनों प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, एक बार केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस करना या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क से केमिकल रिएक्शन कराना। ये दोनों ही हम लोग इंटर कन्वर्जन यहाँ पर देखेंगे। अब इस चीज को नाम इस तरीके से दे दिया गया है, यहाँ पर नोटिस करना, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने नाम दे दिए, एक होता है गैल्वेनिक या फिर इसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये दो हमारे मेजर टॉपिक रहेंगे जिनको हम लोग स्टडी करना चाहेंगे। आप मान के चलो कि ये गैल्वेनिक सेल में आपको करीब करीब अभी हम लोग स्टार्ट गैल्वेनिक सेल से ही करेंगे, 4 से 5 लेक्चर्स, ठीक है, लग सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर लगेंगे इसमें। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन is used to produce current। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका डिस्चार्जिंग हो गया, डिस्चार्जिंग ऑफ फोन बैटरी, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके फोन की बैटरी के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है जिससे करंट मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एन एक्सटर्नल source of current or power you can say is used to drive the reaction in backward direction, is used to drive a non spontaneous। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस था तो बैकवर्ड क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर लेके जाना है, ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा होगा एग्जाम्पल, चार्जिंग ऑफ बैटरी।
ठीक है। अब इसमें आपको लगेंगे, आप मान लो एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आप के दिमाग में आता है, ये इस तरीके से होता है कि सर हम लोग लैब में तो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, एक सोल्यूशन में दूसरा कंपाउंड दूसरे सोल्यूशन में, दोनों को मिला दिया, तो उनके बीच में रिएक्शन हो गया, तो मुझे ऐसा उससे इलेक्ट्रिकल वर्क होते हुए दिखता नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हो कैसे रहा है, हाउ डज इट हैपन? तो इसमें इम्पोर्टेंस होता है डिजाइन का, कि हम कैसे सेटअप के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे मान लो आपका इंजन होता है, ठीक है। इंजन में भी क्या होता है, इंजन में भी केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। इंजन भी ऐसे ही वर्क करता है ना, केमिकल रिएक्शन करके मैकेनिकल वर्क करता है। उसमें कैसा होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, उसमें ऐसा होता है कि यहाँ एक इंजन जो डिजाइन करा जाता है ना, उसमें कैसे होते हैं, जैसे पिस्टन होते हैं। अब इसके अंदर आप फ्यूल का कंबशन करते हो, ठीक है, फ्यूल का कंबशन करते हो, तो उससे क्या होता है, फ्यूल का कंबशन करने से गैस बनती है, ठीक है। और वो गैस जो है वो इस पिस्टन को ऊपर पुश कर देती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ये मैकेनिकल वर्क हो गया ना। ए प्लस बी से गैस बन रही है, तो ये गैस क्या करती है, ये पिस्टन को ऊपर पुश कर देती है, तो इससे हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क। तो ये डिजाइन ऐसा हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर अभी डिजाइन ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन से हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क मिले, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए हमें एक अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो, पर किस तरीके से हो कि उससे इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाए। तो वो डिजाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हम लोग आज देखेंगे, कि एक बेसिक सिंपल सेल का डिजाइन कैसे होता है। एंड आपके लिए सबसे एक्सेलेंट सबसे बेसिक एग्जांपल होगा जो मैंने जस्ट लिखा अभी, लेमन बैटरी या पोटैटो बैटरी। तो वो सबसे सिंपल डिजाइन होगा। तो उन्हीं डिजाइन्स को हम लोग समझते हैं सबसे पहले, और उनका वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट मैं एक बार पूरा ये आउटलाइन कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप मान लो टोटल 6 से 8 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा आपको कितनी अच्छे समझ में आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर धीरे धीरे चलना है तो। इसके बाद में भी थोड़ा सा टॉपिक बचते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाता है, एक इम्पोर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो जाता है। फिर एक बार जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ लेते हो, तो उसके बाद में हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को भी पढ़ते हैं। इसमें भी आप मान लो कि लगभग आपको 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि हम लोग अगर ऐसे पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके थ्रू करंट पास करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंडक्टेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, करंट कितना जाएगा उसके अंदर,
आयंस कैसे कंडक्शन करेंगे, वो सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो मोटा मोटा आप मान लो कि इस चैप्टर में करीब करीब 10 लेक्चर टाइप्स लग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आप कैसा सोच रहे हो कि अपना कैसा है कि हफ्ते में से 3 लेक्चर लग रहे हैं दिन के। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग फटाफट फटाफट करने के चक्कर में चीज़ों को भगा दें। ठीक है, हमारे पास में कैसा होता है कि हर ऑल्टरनेट डे क्लास लग रही है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डे जब क्लास लगती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा होमवर्क, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों को ज़रूरी रहेगा दैट आप क्लास के बाद में थोड़ा बहुत होमवर्क प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जैसा था, केमिकल काइनेटिक्स में मैं क्लास में जो एग्जांपल करा रहा था, क्लास में जो क्वेश्चन करा रहा था, वो भी सफिशिएंट थे। मतलब उसके जैसे ही आप अपने मन से उठा उठा के बुकलेट में से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। बट इस चैप्टर में मुझे आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाऊंगा और उस स्पेसिफिक चीज़ों के स्पेसिफिक क्वेश्चन ही करने को बोलूंगा, तो ही आपका काम धीरे धीरे बन पाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये मेरा आउटलाइन था इस चैप्टर का, ब्रॉड आउटलाइन। अब हम इसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल्स। सो लेट मी पुट द हेडिंग वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन करके हमें करंट प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहले एक बार समझ लेना। ठीक है, फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, पहले एक बार ध्यान से समझना। देखो, हम एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेंगे और एक मेटल का रॉड उसमें डिप कर देंगे। ठीक है, ये मेटल है M। ठीक है, और ये M प्लस आयंस का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई सॉल्ट डाला हुआ है इस पानी के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये मेटल रॉड, ठीक है, और मेटल के ही आयन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, जब हम इस तरीके से मेटल को मेटल के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, तो मेटल और मेटल के आयंस के बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन मेटल स्ट्रिप और मेटल रॉड बोल लो is dipped in solution of its ions, it has a tendency to undergo reduction or oxidation। मतलब इस तरह से लिखता हूँ, there is a tendency to undergo oxidation or reduction। ठीक है,
अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे, ऑक्सीडेशन में हो सकता है दैट मेटल से M प्लस आ जाए ठीक है, एंड हो सकता है कि रिडक्शन भी हो सकता है, तो M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग M सॉलिड, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कैसा होता है, कुछ मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, कुछ मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, वो मेटल टू मेटल अलग अलग होता है। जैसे यहां पर ऑब्जर्व करना, कुछ मेटल्स एग्जांपल यहाँ पर आप मैं इसके साथ में इनफैक्ट एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, रुको एक बार, सम मेटल्स स्पेशली जो हम बोलते हैं रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, आर फाउंड टू शो a tendency of a tendency to undergo oxidation, ऐसे M will give you M plus aqueous plus electron, ठीक है, whereas some metals, ठीक है, जो लेस एक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आर और इनफैक्ट आप ऐसे बोलो कि सर्टेन सम मेटल आयंस, ठीक है, जो कि लेस एक्टिव होते हैं, आर फाउंड टू शो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। तो उसमें क्या होगा कि जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के मेटल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो कई बार ऑक्सीडेशन कई बार रिडक्शन की टेंडेंसी शो करते हैं, ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बना लें, ठीक है, कैसा है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ठीक है, कई केस में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और कुछ ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है ना। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो ऐसे ही तो होता है, तो इनको अगर हम एक साथ करा दें, इनको कंबाइन कर दें, तो हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, ठीक है। सो इनका कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड
to make a galvanic cell. अच्छा, अब ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से इसका डिजाइन होगा। ठीक है, हाँ हाँ विशाल, मैं समझाता हूँ। कॉम्बिनेशन वाला पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अभी एक्सप्लेनेशन पूरा करने दो एक बार। जैसे मान लो ये आयरन का मेटल मैंने लिया, ठीक है, और इसको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होता है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, या आयरन की जगह चलो जिंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन, it gives you zinc ion प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, दिस गिव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड दिस एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाउएवर अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो रिएक्शन है वो यहीं पर हो जा रही है, जो एकदम सरफेस है, बॉर्डर सरफेस है, यहीं पर ये रिएक्शन हो जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं इंटरफेस पर एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, द रिएक्शन occurs at boundary where electron get exchanged। ठीक है, पर इसकी वजह से अब मैं इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कर पाऊंगा, मतलब दिस इज अ पुअर डिजाइन ऑफ सेल। ठीक है, व्हाई, बिकॉज अब मैं इसमें से रिएक्शन हो रही है पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, कांट यूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जैसे ही जिंक से निकल रहे हैं वैसे ही कॉपर इनको खींच ले रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ डिजाइन फॉर सेल। सेल में कैसा डिजाइन होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक कंपाउंड दे रहा है और दूसरा कंपाउंड ले रहा है, उसके बीच में मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर पाऊं, वो मेरे लिए एक बैटरी होगा, वो मेरे लिए एक सेल का डिजाइन होगा। तो यहां पर ऑब्जर्व करना, अब हम इस चीज को एक सक्सेसफुल डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जर्व करना, thus we need to modify the design such that electrons can be used externally। ठीक है, मतलब ऐसे अंदर के अंदर बाउंड्री पे रिएक्शन हो गया तो मेरे काम का ही नहीं रहा,
मुझे एक्सटर्नली निकाल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना है। तो वो कैसे हो पाता है, उसका डिजाइन यहाँ पे नोटिस करना। सबसे सिंपल डिजाइन लेता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी डिजाइन होते हैं, बट मैं सबसे सिंपल डिजाइन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिंक का रॉड एक तरफ लेंगे, ठीक है, और उसको जिंक 2+ के सोल्यूशन में डिप करके रखेंगे, एंड एक तरफ कॉपर का सोल्यूशन लेंगे, कॉपर रॉड लेंगे और उसको कॉपर के सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। अभी कैसा है दैट इन दोनों के बीच में, जैसा हम ऊपर देख रहे थे यहाँ पर, कैसा है, जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन होना है, ठीक है। तो हम इनको दो अलग अलग जगह करते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल वायर रहेगा, ठीक है, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पे जाना चाहेंगे। और बीच में मान लो यहाँ पर मैं एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? अभी यस। नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट रहता है ना करंट का डायरेक्शन। करंट को हम लोग कैसे बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट रहता है और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रहता है। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर सर्किट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सर्किट को ये यहाँ पर बीच में अभी ये कनेक्टेड ही नहीं है ना, ठीक है। तो इसको सर्किट को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये आपने इस तरीके से लिया होता, एक आलू में ही दोनों रॉड डाल दी होती, ठीक है, जो पोटैटो बैटरी बोलते हैं अपन, तो उसमें तो यहाँ पर ये पोटैटो के थ्रू कनेक्टेड था, है ना। बट अभी यहाँ तुम्हें पोटैटो बैटरी से थोड़ा सा अलग डिजाइन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा एक सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उस सॉल्ट के क्या होगा, यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पर आयंस, पॉजिटिव आयंस बनते जा रहे हैं। तो पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव आयंस या अनायंस जो बोल दूंगा मैं सॉल्ट के, ठीक है, वो यहाँ पर आना शुरू कर जाएंगे। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कॉपर 2+ आयन कम हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेनिश करने के लिए कटायंस यहाँ पर आना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में।
तो अब मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करना कि कटायंस जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में करंट रहता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रहता है। तो मेरे बाहर के वायर में करंट ऐसे राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, बाहर के वायर में, और अंदर ये सॉल्ट ब्रिज में ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है, और अंदर आयंस की वजह से। समझ में आया? अब ये चीज क्यों करी है उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, मतलब ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं और भी सिंपल डिजाइन बना सकता हूँ। और सिंपल डिजाइन कैसा रहा, मैंने पोटैटो बैटरी बनाया। पोटैटो बैटरी कैसा रहेगा, मैंने एक आलू लिया, ठीक है, एक जगह यहाँ पर जिंक का रॉड डाल दिया, एक जगह यहाँ पर कॉपर का रॉड डाल दिया, ठीक है, और उनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ बीच में मैंने मान लो एक एलईडी लगा दी, छोटी सी एलईडी लगा दी, तो वो एलईडी ग्लो करने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जा रहे होंगे, ठीक है, एंड आयंस यहाँ पर अंदर आयंस फ्लो करके सर्किट कंप्लीट कर रहे होंगे पोटैटो के अंदर। ठीक है, जहां पर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर कैसा हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन होने से क्या हो रहा है, जिंक के पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस इस तरफ फ्लो करेंगे, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था मतलब कॉपर के आयंस कम हो रहे हैं, है ना, कॉपर के आयंस कम हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो उसको भरने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव आयंस राइट तरफ मूव करने लग जाएंगे, तो मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पर इन दोनों चीजों के बीच में अंतर समझ में आया कि यहाँ पर तो कैसा हो रहा था इस वाले केस के अंदर कि मेरा सब सारा का सारा रिएक्शन सोल्यूशन के अंदर ही हो गया, ठीक है, और वहीं बाउंड्री पर ही रिएक्शन एक्सचेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, पर जो डिजाइन था वो पुअर था। उस पुअर डिजाइन में मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाया, उनको किसी और काम में यूज नहीं कर पाया, वो बस वहीं के वहीं होके खत्म हो गया। ठीक है, इट इज लाइक सेइंग कि मैंने इंजन बनाया और उसमें पिस्टन ही नहीं लगाया, वो ऐसे एकदम रिजिड वेसल बना दिया, तो उसमें क्या हो गया, रिएक्शन होके गैस भी बनी, तो उससे वो गैस तो कुछ मैकेनिकल वर्क कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक क्लोज्ड वेसल था जो रिजिड था, तो वो भी पुअर डिजाइन हो गया। एक अच्छे डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मूवेबल पिस्टन होता है ताकि वो गैस उसको पुश कर पाए और उससे मैकेनिकल वर्क आ पाए। तो यहाँ पर भी कैसा था, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ, पर वो कैसा हो गया, जस्ट बाउंड्री पर होके रह गया, मतलब हम उस इलेक्ट्रॉन को यूज ही नहीं कर पाए। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने एक थोड़ा दिमाग लगाया, हमने ये दिमाग लगाया कि यार रेडॉक्स रिएक्शन में आधा पार्ट होता है जो कि देता है इलेक्ट्रॉन और आधा पार्ट होता है लेता है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं उन आधे आधे पार्ट को अलग अलग जगह करते हैं, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे उनको फिर हम लोग बल्ब जलाने में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिजाइन ऑफ गैल्वेनिक सेल हमारे सामने आया। ठीक है, हमने ये मॉडिफाइड डिजाइन यूज करा
ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली यूज हो पाए। ठीक है, अब उस डिजाइन में एक ये जो सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा था, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों करते हैं। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं करेंगे हम लोग तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमारा काम कैसे चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, हम लोग यहाँ पर एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट भी यूज कर सकते हैं, कॉमन एक सोल्यूशन में भी इनको डिप कर सकते हैं। ठीक है, तब भी हमारे आयंस इधर उधर होकर हमारा सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, पर उसकी वजह से जो सेल बनता है, उसकी वजह से जो बैटरी बनती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं बन पाती। ठीक है, मान लो जैसे यही चीज मैं पोटैटो के साथ में कर रहा होता। ठीक है, मैंने एक जिंक का रॉड लिया और कॉपर का रॉड लिया और ऐसे आलू में इनको लगा दिया और फिर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी मामूली सी एलईडी से मैं जला पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इनएफिशिएंट डिजाइन होता है। क्यों इनएफिशिएंट होता है मैं बताता हूँ, काम करेगा पर इनएफिशिएंट होगा। और यहीं पर मान लो ये वाला डिजाइन मैंने करा, सॉल्ट ब्रिज करके यूज करा। ठीक है, तो इससे मैं एक क्या मतलब ज्यादा 2 4 5 बल्ब जला सकता हूँ एक ही साथ में, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन होता है। तो वो उसके अंदर डिजाइन इंप्रूवमेंट कैसे आया वो मैं बताऊंगा आपको थोड़े टाइम में, पर अभी के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया। ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है एनोड की, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इस रॉड के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव पोलैरिटी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, एनोड नेगेटिव होगा जब हम गैल्वेनिक सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, आपने शायद जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। वो मैं अंतर बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों होता है। एनोड और कैथोड की डेफिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं आती है। ठीक है, एनोड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव रॉड हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, ये कॉपर 2+ आयंस, कॉपर 2+ आयंस इधर राइट हैंड साइड पर इस रॉड पे आ रहे हैं। तो ये रॉड कैसी हो रही है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव पोलैरिटी बोलेंगे, कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट, एंड ये जो सॉल्यूशंस हैं और सॉल्ट ब्रिज है इसको हम लोग इंटरनल पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर लेट से ऐसा KNO3 सॉल्ट यूज करा हुआ है, तो यहाँ पर NO3- आयंस इधर जा रहे हैं और K+ आयंस उधर जा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, तो ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल का डिजाइन हो गया।
ठीक है, इस डिजाइन में आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ चीज पूछना है? कुछ भी डाउट आ सकता है आपका। आपका डाउट ये भी हो सकता है कि सर जिंक क्यों ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर क्यों, कॉपर आयंस क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, ऑपोजिट वे में क्यों नहीं हो रहा? तो उसका आंसर ऐसा है कि ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोगों ने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा था, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन इजीली देना पसंद है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनका ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पूरी टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट की अपनी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने और लेने की। तो अगर उन सारे एलिमेंट्स में मैं कोई सा भी दो एलिमेंट्स का सेट उठाऊंगा, ठीक है, तो उसमें अभी किसी एक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और किसी एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने का चाहता है, और उनको हम लोग इस तरीके से डिजाइन करके सेल में डाल दें, बना दें, तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा सकते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंक और कॉपर एलिमेंट्स ही लो, आप कोई और एलिमेंट्स भी ले सकते हो, हम लोग लेंगे भी सही आगे। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। ठीक है, और कोई डाउट आ रहा है इसमें? कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आया है कि इस तरीके से हम लोगों ने, ठीक है, ये समझाना जरूरी है, पहले ये पुअर डिजाइन समझना जरूरी है। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिजाइन ऑफ सेल, ये समझना जरूरी है। ये डिजाइन सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, यहीं पर बाउंड्री पे रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया, मैं इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं कर पाया। मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए, तो वो डिजाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है कि एनोड किसे बोलते हैं, कैथोड किसे बोलते हैं, उसका पोलैरिटी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं। तो उसको एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इन अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम this to this in external circuit। ठीक है, इन एक्सटर्नल पार्ट यू कैन से, ठीक है, as electrons flow from this to this। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो इस डिजाइन को देखकर। ये फिल इन द ब्लैंक्स में एनोड और कैथोड वर्ड यूज करना है।
तो कहाँ पर एनोड कहाँ पर कैथोड लिखूं मैं, बताओ। एनोड कैथोड। तो पहले वाले में करंट करंट के बारे में बात करा जा रहा है पहले वाले में। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। ठीक है, करंट जो है वो कैथोड टू एनोड जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होता है। एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेरे एनोड से कैथोड। ठीक है, अभी समझ में आया। यस। ये तो कहाँ की बात करी मैंने, एक्सटर्नल पार्ट में। ठीक है, अब मैं इंटरनल पार्ट के लिए स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो। इन अ galvanic cell, ठीक है, current flows from dash to dash in internal सर्किट। इंटरनल जो सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट है, एज उसमें कैसा होता है, आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ इंटरनल सर्किट में आयंस होंगे। ठीक है, एज आयंस, और आयंस में भी मैं इसको इलाबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, कैटायंस फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश and anions flow from dash to dash। ठीक है, इसको भी आप पूरा करो, देखो दिख रहा है अभी आपको, एक मिनट। इसमें कैसा हो रहा है, डायग्राम देख के, एनोड टू कैथोड। करंट जो है वो एनोड टू कैथोड जा रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम देख के। यस। ठीक है, एनोड टू कैथोड जा रहा है करंट। ठीक है, एंड कैटायंस किधर फ्लो कर रहे हैं, कैथोड टू। ठीक है। इसमें इनफैक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैटायंस का जो फ्लो है उसको मैं ऐसे फ्रॉम एंड टू नहीं लिखता हूँ, कैटायंस इस तरीके से लिखता हूँ, कैटायंस फ्लो टूवर्ड्स। ठीक है, टूवर्ड्स लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर अनायन फ्लो टूवर्ड्स। सो कैटायन किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, कैथोड की तरफ, और अनायंस किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, एनोड। एनोड की तरफ। ये यहाँ पर इस सॉल्ट ब्रिज में दिखाया ना मैंने आपको। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आप समझना, जो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन का तो भले ही समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपको कैसे समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कैसे समझाया कि भाई ये तो एलिमेंट टू एलिमेंट का फर्क है। ठीक है, कोई एलिमेंट जो है वो चाहता है इलेक्ट्रॉन देना, और कोई एलिमेंट जो है वो चाहता था इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आया। ठीक है, मैं चाहिए तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, वाई, बिकॉज जिंक wanted to give electron
and copper 2 plus wanted to accept electron. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स की खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि प्रॉपर्टी होती है तो क्या? अरे अगर आप और डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कि हम लोग जिंक को कॉपर आयन के सोल्यूशन में डालते हैं तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होता है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होता है? कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? उसके पीछे का लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज आवर आंसर टू व्हाई समथिंग हैपेंस, इन व्हाट डायरेक्शन इट हैपेंस। ठीक है, तो पहले पार्ट का तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिंक से कॉपर की तरफ क्यों जा रहे थे, क्योंकि ऐसा था जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा थी, कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा थी। ठीक है, कल को मैं कोई और कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा तो उसमें अकॉर्डिंग टू उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, अब ये इंटरनल पार्ट ऑफ सेल में, ठीक है, इंटरनल पार्ट ऑफ सेल में ऐसा क्यों रहता है वो आप यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एंड मैं इसमें थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ इस तरीके से, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहता है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है हमारा यहाँ पर? सॉल्ट ब्रिज इज द इन्वर्टेड यू शेप्ड, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब जो हमने यूज करी, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है ये, फिल्ड विद, इसके अंदर जेल रहता है, ठीक है, एंड कोई ना कोई सॉल्ट रहेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। इट completes the circuit it maintains electrical neutrality of cathode solution as well as anode solution by transferring, ठीक है, by transferring, कैसे ट्रांसफरिंग करता है? यहां पर ऑब्जर्व करना आप, कैथोड में क्या हो रहा है, सॉरी एनोड में क्या हो रहा है, इधर एनोड में ऑब्जर्व करो। एनोड में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं, है ना, ये जो जिंक आयन्स हैं ये सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो जा रहा है? सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज होगा? यहां पर कैसा होगा? अनायंस टुवर्ड्स एनोड जाएंगे, ठीक है, एंड इधर कैथोड वाली साइड में देखो, कैथोड वाली साइड में क्या हो रहा है? यहाँ पर ही कॉपर 2 प्लस आयन्स रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस आयन कम हो रहा है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है,
कि पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयंस इधर भेजने पड़ेंगे, तो कैटायंस टुवर्ड्स कैथोड। ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज कैसे वर्क कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा इसका एक और फायदा क्या है वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इसका एक और फायदा क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पोटैटो यूज करूंगा तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर है। तो इसमें यहाँ पर नोटिस करना सॉल्ट ब्रिज, हाँ एफिशिएंसी बढ़ाने में काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, मेक्स अ मोर एफिशिएंट सेल। ठीक है, इसमें मैं 2-3 नए वर्ड्स यूज करूंगा, ठीक है, वो भी एक बार समझना। अ सॉल्ट ब्रिज मेक्स अ मोर एफिशिएंट सेल and is a better alternative to a porous disc or semi permeable membrane between two compartments, as it minimizes liquid junction potential। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए मैंने एक ही लाइन में। अब इसको समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो सॉल्ट ब्रिज मेक्स मोर एफिशिएंट सेल, ये यहां तक तो समझ में आता है। एंड इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू अ पोरस डिस्क और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पोरस डिस्क क्या होता है, तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ठीक है, मिक्स तो नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग अगर मैंने कर दिया, ठीक है, मान लो ये दोनों रॉड को मैंने एक ही सोल्यूशन में रख दिया यहाँ पर, ठीक है, जिंक का और कॉपर का, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर कॉपर 2+ आयन हो जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पे रिएक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, इधर ही अंदर के अंदर ही रिएक्शन होने लग जाएगा, जिंक कॉपर आयंस को यहीं पे डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं ये डिजाइन तो यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, अब इस डिजाइन के अलावा क्या बोल सकते हैं, इस डिजाइन के अलावा ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग अलग अलग इनको करना चाहेंगे, पर अलग अलग के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बीच में सॉल्ट ब्रिज की जगह, ये सॉल्ट ब्रिज था तो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज की जगह ऐसा करते हैं यहाँ बीच में पोरस मेम्ब्रेन डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बीच में मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पोरस मेम्ब्रेन रख लेते हैं, तो उसमें से क्या होगा, सिलेक्टिवली आयन इधर उधर जा पाएंगे, सारे आयंस नहीं जा पाएंगे बट कुछ सिलेक्टिव आयंस इधर उधर जा पाएंगे। ठीक है, ऊपर से वायर कनेक्ट करेंगे और ये, तो ये भी डिजाइन काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिजाइन काम नहीं करता है। ठीक है, इट इज लाइक अ पोटैटो डिजाइन ओनली। ठीक है, इट इज लाइक अ पोटैटो डिजाइन कि यहाँ पे अंदर आयंस जा पा रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, पर
इसमें क्या होता है, इसमें जो आयंस का ये फ्लो होता है, ठीक है, ये आयंस का फ्लो यहाँ पर ऐसे अक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि इनकी जो बाउंड्री सरफेस होगी, ये जो बाउंड्री सरफेस होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होने लगता है, यहाँ पर चार्ज अक्यूमुलेट होने लगता है, तो उसकी वजह से जो आयंस है उनका फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेरा सेल का पोटेंशियल है, मेरे सेल की जो एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, जो मेरे सेल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स इसलिए यूज करें क्योंकि ये वर्ड्स एनसीईआरटी में भी यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखना बस कि सॉल्ट ब्रिज लगाना इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू ऐसे बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दो, बीच में एक पोरस डिस्क लगा दो या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, उससे तो बेटर ऑप्शन है ये। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज इसमें मैं बस हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस यूज करे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, हैज टू बी chosen such that, ठीक है, इसमें भी दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। सच दैट इट डज नॉट फॉर्म precipitate with other ions, ठीक है, it does not form or you can say react with other ions। ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि वो सॉल्ट ब्रिज का आयन ही रिएक्ट करने लग गया, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का आयन रिएक्ट करने लग जाएगा तो मतलब वो तो पर्पज ही फेल हो गया कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने ऐसे आयंस डाल दिए जो कि जिंक आयन के साथ में या कॉपर आयन के साथ में रिएक्ट करने लग गए। वैसा नहीं चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर मान लो जैसे ये था ना, मैं यहाँ पर KCl नहीं डालूंगा, ठीक है, KCl नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि ये Cl माइनस आयन क्या कर सकता है, जिंक के, या ऐसे मान लो कि ऐसा कोई ये ऐसा नहीं डालूंगा, मान लो Na2S, Na2S नहीं डालूंगा। Na2S डालने से क्या हो जाएगा, मेरा रिएक्शन हो जाएगा कि जिंक, ये सल्फाइड आयन इधर गए और जिंक सल्फाइड का उन्होंने क्या होता है, जिंक सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना के यहीं पे ब्लॉक कर देगा इसको, सॉल्ट ब्रिज को। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि जो प्रेसिपिटेट बना दे, ठीक है, तो आई हैव टू बी केयरफुल विद द आयंस दैट आई चूज, ठीक है। सो इट शुड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद अदर आयंस, ठीक है। दूसरा, it should not undergo reduction or oxidation at the
इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मतलब मेरा जो सॉल्ट ब्रिज का आयन है, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज का आयन खुद जाके रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहिए, फिर तो मेरा सेल का डिजाइन ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मतलब मुझे एक्चुअली ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए ना जिसकी वजह से जो मेरे को एक्चुअल रिएक्शन चाहिए था, मेरे को तो ये चाहिए था कि जिंक और कॉपर रिएक्ट करें, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो। पता पड़ा सॉल्ट ब्रिज के आयंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने लग गया, वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं ऐसा ऐसा आयंस नहीं चूज करूंगा। एंड तीसरा, एक और यहाँ पर देखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी मतलब क्या होता है? स्पीड, ठीक है, आप स्पीड मान लो। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ cations and anions should be similar. Ionic mobility of cations and anions should be similar, आसपास होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आयन बहुत फास्ट जा रहा है और एक आयन बहुत स्लो जा रहा है, ठीक है। पता पड़ा कि कटायन बहुत फास्ट जा रहा है, तो कटायन तो खूब सारा इकट्ठा होने लग गया, और अनायन स्लो हो रहा है, अनायन स्लोली जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अंदर के अंदर चार्ज सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। मैं ये थोड़ा चाहता हूँ कि अनवांटेड अंदर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए। ये अनवांटेड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। मुझे तो कैसा चाहिए, इन रॉड्स के बीच में, ये रॉड है और ये रॉड है, इनके बीच में मुझे चाहिए कि हाँ, मतलब चार्ज का सेपरेशन हो, कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और चार्ज का डिफरेंस है। यहाँ अंदर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो कटायन अनायन है, इनकी स्पीड्स सिमिलर है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो, ठीक है, कि ये सॉल्ट ब्रिज इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है। किस तरीके से एक सॉल्ट ब्रिज का डिजाइन वर्क करेगा, ठीक है, और उसके अंदर की ये थोड़ी सी फाइनल डिटेल्स और है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं आपको ये गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछूंगा कि इसका डिजाइन कैसे वर्क करता है, तो आई थिंक आप बेटर पोजीशन में रहोगे इसको आंसर करने के, ठीक है। अब आपको गैल्वेनिक सेल का डिजाइन समझ में आ गया है, तो हम लोग अब इसमें थोड़े से वेरिएशंस जो होते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएशन, कि ये जो मैंने फुल सेल डिजाइन करके आपको बताया, ठीक है, इसमें इसको हाफ सेल बोलते हैं, उसको भी हाफ सेल बोलते हैं, मतलब दीज आर टू हाफ सेल्स, एक एक साइड को हाफ सेल बोला जाता है। तो ये जो हाफ सेल होते हैं, इनके डिजाइन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं,
ठीक है, तो वो डिजाइन कैसे रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. तो लेट मी पुट द हेडिंग. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग एज टाइप्स ऑफ हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड. तो इसमें हम लोगों ने अभी जो सबसे पहला ऑब्जर्व किया था वो था मेटल सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, या फिर इसको ऐसे मेटल आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा था. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन था कि आपने मेटल लिया. ठीक है, और उसको मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया. ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन था. ठीक है, सिंपल सा था. यू टुक अ मेटल स्ट्रिप या मेटल रॉड एंड आपने उसको मेटल के एक्वस आयन के सॉल्यूशन में डाल दिया. ठीक है, अब ये रॉड कैसे है, ये रॉड एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है. ठीक है, एनोड की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन. M will give M plus aqueous plus electron. और यही चीज कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकती है. ठीक है, तो उस केस में रिएक्शन कैसा होगा, M plus aqueous plus electron gives M solid. ठीक है, अच्छा. अब ये तो एक टाइप का हो गया, दूसरा टाइप का देखते हैं. ठीक है, दूसरा होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखना. इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड टिपिकली कैसा होता है, प्लैटिनम एलिमेंट यूज करते हैं, वो लगाते हैं. ठीक है, एंड यहां से गैस का प्रोविजन करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइड्रोजन गैस है, तो वो गैस को बबल करते हैं और बबल करते हैं इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द आयन ऑफ द गैस. तो हाइड्रोजन गैस है तो H प्लस आयन यहां पर रहेगा. ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो H प्लस आयन का सोल्यूशन रहेगा और उसमें इसको बबल करते हैं गैस को. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का हाफ सेल हो जाता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोड हो जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड. अब ये इलेक्ट्रोड भी एज एनोड एंड कैथोड बिहेव कर सकता है. तो यहाँ पर नोटिस करना, अगर ये एज एनोड बिहेव करेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, H2 गैस will give you 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आपको चाहिए तो आप हाफ भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीजें हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +1 स्टेट में जा रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा होता, अगर यही चीज कैथोड की तरह बिहेव कर रही होती तो ये रिएक्शन इसका उल्टा हो जाता, 2H plus aqueous plus 2 electron would have given you H2 gas. ठीक है, हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा होता, रिडक्शन हो रहा होता, अगर यही रॉड
कैथोड की तरह बिहेव कर रही होती। ऊपर वाली कैसी है, ऊपर वाले में भी ये 0 से +1 जा रहा था, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में +1 से 0 जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इसका दो काम होता है, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, मान लो अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड आप नहीं डालो, ठीक है, आप डिसाइड करो कि बस मैं तो गैस को बबल कर देता हूँ अंदर इसके, तो वो रिएक्शन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि मतलब उसका यूज ही नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कभी पढ़ा था, जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रोल ऑफ कैटलिस्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन था और उसमें प्लैटिनम या निकल मेटल की सरफेस पे रिएक्शन कराते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ताकि इसकी सरफेस पर काफी फास्ट रिएक्शन हो पाए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और इसका काम होता है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाएंगे तो वो इस रॉड के थ्रू ही अंदर बाहर होंगे ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के भी कंडक्शन में हेल्प करता है। तो ये होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसी में मान लो मैं अब आप लोगों को बोलता हूँ कि आप एक एग्जांपल लिख के बताओ मुझे, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल है कि ये प्लैटिनम है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर मैं क्लोरीन गैस डाल रहा हूँ और ये Cl- का सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप मुझे इसका रिएक्शन लिख के बताओ कि एनोड पर क्या रिएक्ट, अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा होगा तो क्या रिएक्शन होगा, और अगर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा होगा तो क्या रिएक्शन होगा, लिख के बताओ। बताओ। एनोड पर है तो ऑक्सीडेशन की तरह एक्ट करेगा। Yeah. हाँ, तो रिएक्शन बताओ ना क्या होगा। Cl2 से Cl2 minus plus 2
right, Cl2 gas will give you 2Cl minus aqueous plus 2 electron, right? ये देखो ना, यहाँ 0 से ये -1 में जा रहा है, तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? गड़बड़ सा लगा ना ये तो? Yes. तो फिर वापस से सोच के बताओ मुझे, ठीक है? चाहिए तो मैं ये ऊपर हाइड्रोजन वाला वापस दिखा देता हूँ, ठीक है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, Cl2 से Cl2 प्लस Cl2 से Cl2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं नहीं, ये Cl ऐसे ये क्लोरीन ऐसे पॉजिटिव आयन तो बनाता ही नहीं है। आप देखो ना, यहाँ पर 2 ही स्पीशीज है, सर Cl2 और Cl2 माइनस। हाँ बोलो। सर 2Cl माइनस 2Cl माइनस फॉर्मेशन हम्म Cl2 हम्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एकदम सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, ये -1 से 0 में जा रहा है, ठीक है? ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, Cl माइनस आयंस इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और अब अगर आपको कैथोड का देखना है तो इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है? Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एकदम इसका ऑपोजिट। तो ये 0 से -1 जा रहा है, ठीक है? मैं कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, पर आपको इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स के लिए लिखना आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, फिर और भी होते हैं इसमें, ये तो मैंने दूसरा टाइप बताया है, एक और तीसरा टाइप ऑब्जर्व करना। तीसरा टाइप होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये पहला वाला जो था उसमें कैसा था, मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट था, ठीक है? यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, तो इसका कैसा रहेगा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। जैसे सिल्वर मेटल है, ठीक है? उसके ऊपर उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है? लाइक AgCl, तो उसकी कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, ठीक है? उसकी कोटिंग कर देते हैं और इसको डिप कर देंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ अनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है? अनायन क्या है इनसॉल्युबल सॉल्ट का, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर बेसिकली Cl माइनस आयन का सोल्यूशन में इसको डिप करके रखेंगे, ठीक है? KCl का या NaCl का सोल्यूशन बना के डाल देंगे, उसमें Cl माइनस आयन होना चाहिए। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो इसमें अब नोटिस करना, ये आपको शायद लिखना नहीं आएगा खुद से, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? मान लो अगर एनोड की तरह एक्ट करेगा तो इसमें रिएक्शन होगा AgCl सॉलिड, ठीक है? AgCl सॉलिड, और इनफैक्ट एनोड वाला लिखना ना, तो Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस aqueous will give you AgCl solid plus electron,
और अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो एकदम इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, विच विल बी AgCl solid plus electron is giving Ag solid plus Cl minus aqueous। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे सिल्वर 0 से +1 जा रहा है और यहाँ पर सिल्वर +1 से 0 जा रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं आता होगा, ठीक है, पहली बार में आपको लिखना नहीं आएगा, बट मैं इनफ प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें एनोड कैथोड की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसमें एक एग्जांपल आपको बोलूंगा लिखने के लिए। ठीक है, लेट्स से आप लोग ट्राई करो। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये लेड का इलेक्ट्रोड है पीबी का। ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी है मैंने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी है इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की। ठीक है, लेड का इनसॉल्युबल सॉल्ट है मान लो PbCl2। ठीक है, PbCl2 की कोटिंग कर दी है। ठीक है, एंड ये ऐसा KCl का सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसका भी आप रिएक्शन लिख के दो मुझे। ठीक है, एज एनोड इसका क्या रिएक्शन रहेगा एंड एज कैथोड इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहिए तो ऊपर रेफरेंस के लिए देख भी लो। ठीक है, बट थोड़ा सोच के लिखने की कोशिश करो, बिना बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बट एक बार देखना चाहते हो, ऊपर पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो वो भी चलेगा। सर हाँ, Pb+2 एनोड वाला लिखा रहे हो ना? हाँ Pb+2 प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस फॉर्मेशन PbCl2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर भी Pb+2 है और यहाँ पर भी Pb+2 है, तो फिर ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? सर Pb हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली ये सिर्फ Pb से जाएगा। ठीक है, Pb यहाँ पर 0 रहेगा, सिर्फ Pb से जाएगा। Pb सॉलिड प्लस 2Cl माइनस एक्वस, ठीक है, is going to give you PbCl2 solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड कैथोड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, PbCl2 solid plus 2 electrons is giving Pb solid। ठीक है, Pb2 प्लस नहीं, Pb solid plus 2Cl minus aqueous। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये +2 से Pb 0 में चला जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अभी समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है आपका
मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर एक और टाइप का होता है विच इज कॉल्ड एज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में कैसा रहता है, इसमें सॉल्यूशन के अंदर के जो आयंस हैं वही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ही, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन स्पीशीज इन सॉल्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। मान लो यहाँ पर Fe2+ एंड Fe3+ का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर एक Fe2+ का सॉल्ट मिला दिया और एक Fe3+ का सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में ही रिएक्शन हो जाएगा और उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी सेम ही पर्पस है, ठीक है। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसका सेम पर्पस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोवाइड्स सरफेस एंड हेल्प्स इन कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर कैसा होगा, मान लो अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इन दोनों आयंस में कैसा हो जाएगा, Fe2+, ठीक है, किधर जाएगा, Fe3+ में। और अगर यही चीज कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, Fe3+ Fe2+ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये +2 से +3 में जा रहा है, ये +3 से +2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, कि सॉल्यूशन के अंदर एक्वस स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। ये हमने आज काफी कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा है, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो मैं एक बार बोलूंगा कि आप लोग फिर से वापस इसको समझने की कोशिश करना खुद से कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड चाहिए तो YouTube पर एक बार ना ये पोटैटो बैटरी या लेमन बैटरी इसका वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और कुछ डाउट वगैरह आएगा तो पूछना, अभी हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो क्लोज करें आज का लेक्चर। कुछ डाउट वगैरह है आपको, पूछना है कुछ? No. चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस, Bye, sir. बाय।